साथियों, हमने चैप्टर 58 से 69 तक आपको नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि के बारे में बताया था कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि किस भाव में होगी तो क्या फल मिलेंगे। आज हम एक दो दर्शकों के सवालों का जवाब भी देंगे जो कि सभी के लिए बहुत कॉमन है, और मैं ये भी आशा करता हूं कि मैंने जो नक्षत्र स्वामी के उच्च भावों के बारे में आपको बताया था उसको आपने अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया होगा। इस विधा की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको यह जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आपने यदि नोट नहीं लिए हों तो 58 से चैप्टर 69 तक के चैप्टर्स के नोट आप अवश्य बना लें। इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि जिस भाव में होती है उस भाव के कारकत्वों का फल लेना वह ज्यादा हितकारी होता है, और जिस भाव में नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ रही है, यानी जहां उच्च राशि है उसके ठीक सामने 7वें भाव में ही उसकी नीच राशि होगी, तो उस भाव के फलों को उठाने से बचना चाहिए। हमारे एक दर्शक श्री लक्ष्मी नारायण जी पारिक ने सवाल किया है कि क्या 10वें भाव में उच्च राशि हो नक्षत्र स्वामी की तो डेयरी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तो पारिक जी, मेरे को आपके सवाल से ऐसा ही लग रहा है कि आप डेयरी व्यवसाय में हैं, और आप जानते हैं डेयरी व्यवसाय 4थे भाव का कारकत्व है, और आपके सवाल से भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके नक्षत्रपति की उच्च राशि 10वें भाव में है। तो अब 4थे भाव में जब नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ेगी तो यह डेयरी व्यवसाय आपको नहीं फलेगा। यह उसी कंडीशन में फल फूल सकता है कि नक्षत्र स्वामी ने तो आजीवन भाव खड़ा कर दिया, लेकिन कोई दशा अंतरदशा ऐसी आ जाती है कि उसने 4th भाव खड़ा कर दिया, तो उस दशा अंतरदशा के अंतर्गत तक तो यह ठीक है, लेकिन जैसे ही वह दशा अंतरदशा निकल जाएगी यह वापस से आपको परेशानी देना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कार्य व्यवसाय का चुनाव या अपनी जीवन शैली का चुनाव नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि के अनुसार ही करना चाहिए। तो यदि आपकी नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि 10वें भाव में है तो आप 4th भावों के फल लेने से बचिए। यह दुग्ध पदार्थ और डेयरी का व्यवसाय आपके लिए नहीं है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी की नीच राशि वाले भाव के फल उठाने से वह जीवन में व्यवधान ही खड़ा करेगा, वह कोई सहायक नहीं होगा। आप यूं समझ लीजिए कि नक्षत्र स्वामी जीवन की दिशा और दशा तय कर देता है, और इसे आप जीवन का केंद्र भी समझ सकते हैं कि आपको किस दिशा में चलना है। इसके अलावा नक्षत्र स्वामी की अपनी उच्च राशि से दूरी वाला भाव यह तय कर देता है कि आपका वास्तविक ध्येय क्या होगा, आप वास्तविक रूप में कहाँ सफल होंगे, यह दूरी वाला भाव तय करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में आपको क्या फल मिलेंगे, यह नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि वाला भाव और उस भाव से नक्षत्र स्वामी की दूरी वाला भाव, यह दोनों मिलकर तय कर देते हैं। दूरी वाले भावों के फलों के बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे, जब तक कि यह प्राइमरी पाठ पूरे नहीं हो जाते, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूरी वाले भावों की चर्चा करें उसके पहले अन्य जरूरी चैप्टर्स पर हम ध्यान देंगे। कई अन्य दर्शकों ने भी सवाल किया है और ज्यादातर लोग इस मुद्दे पर कंफ्यूजन में ही रहते हैं। किताबों में भी लिखा है और हमारे आदरणीय दैवज्ञ जन भी यह कहते हैं कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इनमें से जो बलवान हो उससे फल मानना चाहिए। अब आप बताइए, इन तीनों कुंडलियों में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। प्राय तीनों ही कुंडलियां अलग अलग विभिन्न फलों को दर्शाती हैं, और इसी वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है कि आदमी किसको माने किसको नहीं माने। वैसे विद्वता दिखाने के लिए तो यह बहुत अच्छा टॉपिक है, पर यह वास्तविक रूप में काम नहीं करता। और हम जो अब आपको थ्योरी दे रहे हैं यह इन सब बातों को एक ही जगह समेट लेती है, और इन तीनों कुंडलियों का समायोजन इसी में हो जाएगा। सिर्फ सूर्य कुंडली का नहीं होगा, क्योंकि सूर्य कुंडली आत्मिक रूप के लिए देखी जाती है। अब कुंडली का मूल बिंदु है नक्षत्र जिसमें आपका जन्म हुआ है, और उसका स्वामी ग्रह का उच्च भाव और उस उच्च भाव से स्वामी ग्रह की दूरी, यह महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे इन सभी चैप्टर्स को ध्यान पूर्वक समझते रहे
तो आपका यह सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगेगा। तो आज हम बात करेंगे चंद्र कुंडली के विषय में। चंद्र कुंडली क्या है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसका उपयोग कैसे करना है। इसके पहले एक दो महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी इस बात को समझने के लिए। लग्न कुंडली वह कुंडली है जो भौतिक शरीर को इंगित करती है, यानी शरीर का भौतिक रूप में प्रतिनिधित्व लग्न कुंडली करेगी। लग्न कुंडली में 12 भाव हैं और इन 12 भावों के अलग अलग सब स्वामी ग्रह हैं, या आप यूं समझ लीजिए 12 प्रदेश हैं और उस 12 के ही अलग अलग मुख्यमंत्री हैं या राजा हैं, जो कि अपने अपने प्रदेश का काम संभालते हैं। जब भी इन ग्रहों की दशा आती है, यानी भावेश की दशा आती है, तो वो अपने भाव को एक्टिव कर लेता है। जैसे हमें किसी समस्या के बारे में पता करना है तो हम उस भाव विशेष पर ही ध्यान देते हैं। जैसे विवाह के लिए देखना है तो सप्तम भाव को देखेंगे, रोग ऋण की कोई दिक्कत है तो छठे भाव को देखेंगे, भाग्य से संबंधित कोई परेशानी है तो नवम भाव को देखेंगे। तो सवाल यह उठता है कि जब लग्न कुंडली ही सब कुछ बता देती है तो फिर चंद्र कुंडली का या चंद्र का क्या महत्व है। देखिए, अब मेरी बात पर आप गौर से ध्यान दीजिए। कुंडली फलित में यह बात विशेष महत्वपूर्ण है और आपने पुराने चैप्टर्स को यदि ध्यान से नहीं देखा है तो उनको ध्यान से देखिए और उनके नोट्स बना लीजिए। हमने आपको बताया कि लग्न कुंडली भौतिक शरीर है और नक्षत्र स्वामी उसको कंट्रोल करता है। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रमा मन का स्वामी है और हम संसार के सभी व्यक्ति मन का अनुसरण करते हैं, मन के पीछे चलते हैं। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि मन बड़ा चलायमान है, इसको काबू में करो, पर इसको काबू में कोई कर नहीं पाया। कोई इक्का दुक्का बिरला ही होगा जिसने मन पे काबू कर लिया हो, वरना तो हम सब मन के पीछे ही चलते हैं। हम मन के पीछे चलते हैं, इसीलिए चंद्रमा या चंद्र कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। जैसे आज मेरा मन हो गया तो मैंने ये वीडियो बना लिया, नहीं मन होता तो नहीं बनाता। अब आपका मन हो गया तो आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपका नहीं मन होगा तो आप फॉरवर्ड करते हुए फटाफट इस वीडियो को आगे पीछे कर लेंगे। सारा खेल मन का है। अब हमारा मन हुआ तो कहीं घूमने को चले गए, कहीं सिनेमा देखने चले गए, और मन नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। बात तो इतनी सी है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि नक्षत्र स्वामी चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। जैसे हम मन के पीछे पीछे चलते हैं, ऐसे ही चंद्रमा यानी मन, नक्षत्र स्वामी यानी लग्न कुंडली, वो चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। चंद्र कुंडली का असली रहस्य यहाँ पर है। आप इसको समझ लीजिए, आपको चंद्र कुंडली वगैरह अलग से देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारे रिजल्ट यही मिल जाएंगे। और यही बात चंद्रमा को या चंद्र कुंडली को अति महत्वपूर्ण साबित कर देती है कि चंद्रमा के पीछे पीछे नक्षत्र स्वामी चलेगा। यह बात आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको समझिए, नोट्स बना लीजिए और इसको समझिए। हमारी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में तो हम आपको बता ही रहे हैं, पर आप अपने मन से भी थोड़ा होमवर्क करके इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ चंद्र कुंडली को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपने हमारी थ्योरी के चैप्टर्स को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। पर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता देते हैं कि नक्षत्रपति कहाँ से आया। महत्वपूर्ण सवाल है। नक्षत्रपति वह होता है जिसके नक्षत्र में जन्म के समय चंद्रमा था। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा तो नक्षत्रपति के साथ जन्म के समय से ही इस खेल में शामिल है, वह अलग नहीं है। यह सारा खेल ही चंद्रमा का रचा हुआ है। जन्म समय के समय नक्षत्रपति के नक्षत्र का भोग चंद्रमा ने ही किया है और उसको नक्षत्रपति बनाने में भी चंद्रमा का ही हाथ है। यदि चंद्रमा उसके नक्षत्र का भोग जन्म समय में नहीं करता तो वह ग्रह नक्षत्र स्वामी नहीं बनता। यानी असली खेल है चंद्रमा का, सारी माया रची हुई है चंद्रमा की। तो जीवन में नक्षत्र स्वामी को चंद्रमा के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा, यानी मन के पीछे ही चलना पड़ेगा। और यही चंद्रमा और नक्षत्रपति का संबंध जातक के जीवन का पूरा हालचाल बयान कर देते हैं। यानी सारी कहानी आपको इन दोनों के संबंध से मिलेगी।
यानी इन दोनों का जो संबंध होता है, जातक का मन उसके पीछे पीछे चलता है। एक तरह से कहें तो जीवन में नक्षत्र स्वामी को चंद्रमा खींचता है, वह उधर ही ले जाता है जो उसने नियति कहें या भाव कहें, जो भी तय कर रखा है वो उसके पीछे पीछे ही चलता है। चंद्रमा आगे आगे, नक्षत्र स्वामी पीछे पीछे। आप अलग से चंद्र कुंडली को देखकर कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, उल्टा और कंफ्यूज होंगे। सिर्फ नक्षत्र स्वामी और चंद्रमा के संबंध को देखिए, आपको पक्के रिजल्ट मिल जाएंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है। असल में चंद्रमा नक्षत्र स्वामी के साथ मिलकर एक द्वैत खड़ा कर देता है और इसी द्वैत से ये पूरा जीवन चलता है। जैसे अधिकतर यह होता है, मान लीजिए नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि 10वें भाव में है तो चंद्रमा नक्षत्र स्वामी से चतुर्थ भाव खड़ा कर देगा, जहां की नक्षत्र स्वामी की नीच राशि पड़ी हुई है। अधिकतर कुंडलियों में आपको यह द्वैत देखने में आएगा। विपरीत परिस्थितियां चंद्रमा खड़ी करता है, यानी हमारा मन विपरीत परिस्थितियां खड़ी कर देता है। यानी ये जो चंद्रमा और नक्षत्रपति का जो द्वैत है, जीवन को यही ऊपर नीचे चलाता है। किसी की भी वन वे ट्रैफिक नहीं चलने देता कि आदमी सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा। जो ऊपर गया है उसको नीचे आना पड़ता है, जो नीचे गया है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं ग्रह दशाओं के साथ साथ। अभी तक हमने आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की, आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। आइए अब हम कुछ चंद्र और नक्षत्र स्वामी के संबंधों के बारे में कुछ भावों का विचार कर लेते हैं। जितने आज हो सकेंगे उतने आज कर लेंगे, बाकी के अगले चैप्टर में करेंगे। यह हम जो आज बात कर रहे हैं यह चंद्र कुंडली के विषय में है। सूर्य कुंडली का भी आप इसी तारतम्य में देख सकते हैं, यानी देखना आपको नक्षत्र स्वामी के साथ में सूर्य या चंद्र के संबंधों को है। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति के संबंधों से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं इसके बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं चंद्र और नक्षत्र स्वामी की स्थिति के क्या परिणाम मिलते हैं उसके बारे में। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि चंद्रमा आगे चलेगा, नक्षत्र स्वामी उसके पीछे रहेगा। भाव इस तरह से देखने हैं, यानी मन आगे आगे और जातक उसके पीछे पीछे। अब कुल 12 ही स्थितियां बन सकती हैं चंद्रमा के साथ नक्षत्रपति के संबंध की, तो उनमें से कुछ पर हम आज बात कर लेते हैं। पहली स्थिति तो यह हो सकती है कि चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी युति में बैठे हों, यानी साथ साथ बैठे हों। वो कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, उसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं लेना है। हमको सिर्फ देखना है चंद्रमा और नक्षत्रपति का संबंध क्या कहता है। वो छठे बैठे हों, 8वें बैठे हों, 12वें बैठे हों, लग्न में हों, कहीं भी हों, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो छठे 8वें 12वें वाले और जो दूसरे हैं वो दशा अंतरदशाओं के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर तो आप सिर्फ यह देखिए कि उनका संबंध क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि ये युति में बैठे हों तो क्या होगा। अब आप साइड में एक कुंडली देख रहे होंगे जिसमें चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी शुक्र, ये हमने एक कल्पित कुंडली बनाई है कि शुक्र को हम यहाँ पर नक्षत्र स्वामी मान लेते हैं और चंद्रमा तो है ही। तो यहाँ चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी युति में बैठे हैं। ये हमने यहाँ लग्न में लिख दिया है, इससे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे लग्न में हो, दूसरे हो, तीसरे हो, कहीं भी हो, ये फल यहाँ पर युति का ही मिलेगा। अब ये युति में बैठे हैं तो ये दोनों मिलकर लग्न को एक्टिव कर देंगे। ऐसा जातक अपने शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान रखने वाला होगा और अहम भाव भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। रिस्क उठाने का मादा भी इसका बहुत होता है। ये सब इसके नेचुरल गुण हैं जो चंद्रमा और नक्षत्रपति की युति से पैदा हुए हैं। और ऐसा जातक अपने जन्म स्थान को ज्यादा पसंद करता है और यह जिस वर्ण में पैदा हुआ है उस वर्ण पे टिकना पसंद करेगा। जीवन साथी के साथ इसका तुनक मिजाजी संबंध रहता है, इसमें अहम भाव ज्यादा होता है तो खटर पटर चलती रहती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी इसका भी शौकीन होता है, क्योंकि इसमें लग्न खड़ा होने से रिस्क उठाने का मादा आ गया, इसलिए ये इन कामों में भी इंटरेस्टेड रहता है। अपना अपमान ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वैसे भी ये जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करता कि इसकी इज्जत पर कोई आंच आए। फिर भी किन्हीं अन्य विपरीत
दशाओं में ऐसा कुछ हो जाए तो यह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। इसको अपना इज्जत सम्मान बहुत प्रिय होता है, यानी ये अपनी इज्जत से कंप्रोमाइज नहीं कर पाता। तो अभी तक हमने चंद्र और नक्षत्रपति की युति के बारे में आपसे बात की। आइए अब बात करते हैं द्विद्वादश संबंध के बारे में। यहाँ साइड की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे चंद्रमा दूसरे भाव में है और शुक्र जो कि नक्षत्रपति है वह लग्न में ही है, यानी चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी की दूरी द्वादश है, तो यह हुआ द्विद्वादश। इस स्थिति में जातक अपने वर्ण पर नहीं टिक पाता, यानी यह जिस वर्ण में पैदा हुआ है उस पर नहीं टिक पाता। जन्म स्थान का इसको त्याग करना ही पड़ता है और धंधे के मामले में भी अपने वर्ण से इतर ही किसी धंधे का चुनाव करना पड़ता है। स्वभाव का बहुत खर्चीला होता है, फालतू खर्च करता है और किन्हीं परिस्थिति विशेष में नुकसान भी उठाता है। यह कंजूसी करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है। मान लीजिए पेट काट कर इसने कुछ पैसे जोड़ भी लिए बहुत हिम्मत करके, और जोड़ भी ले यानी मन को काबू में करके किसी तरह से इसने खर्चे वगैरह की बचत की और पैसे जोड़ भी लिए, अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर पैसे जोड़ भी ले, तो क्या होगा, वह किसी अनपेक्षित खर्चों के कारण पैसा हाथ से निकल जाएगा। चाहे कोई बीमारी सिमारी में हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ये पैसा जोड़ नहीं पाता है। ये इसको खर्च करना ही पड़ता है, भले राजी करे चाहे बेराजी करे, चाहे कमाकर खर्च करे चाहे कर्ज लेकर खर्च करे, पर खर्च करेगा। और इसको किंचित आनंद भी आता है, यह तकलीफ पाकर खर्च नहीं करता, खर्च करने का इसका स्वभाव बन जाता है। बाजार जाएगा, विंडो शॉपिंग में कोई भी आलतू फालतू चीजें खरीद लेगा, भले ही इसके काम की हो या नहीं हो, लेकिन खरीदेगा। इसको पैसे को रास्ते लगाना है, कुछ ऐसा नेचर बन जाता है। तो अभी तक हमने आपसे बात की चंद्रमा और नक्षत्रपति के द्विद्वादश संबंध की। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति का त्रिएकादश संबंध हो तो क्या होगा। यहाँ उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे चंद्रमा तीसरे भाव में है, नक्षत्र स्वामी शुक्र लग्न में है, यह हो गया त्रिएकादश संबंध। इस स्थिति में जातक धर्म से दूर हो जाता है, उसको धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है, इच्छाएं अनाप शनाप रहती हैं, लोभ की मात्रा बहुत बढ़ी हुई रहती है, और ऐसा जातक अपनी पुत्र संतान की बजाय कन्या संतान को अधिक पसंद करता है। पुत्र संतान हो भी जाए तो इसकी उससे पटरी नहीं बैठती है। पुत्र संतान का वैसे तो इसको योग भी नहीं बनता, लेकिन अन्य ग्रह दशाओं में कोई योग बन जाए तो पुत्र हो भी जाए तो उसके साथ इसका तालमेल नहीं बन पाता है। अपने ताऊ चाचा बड़े भाई बहन इन रिश्तेदारों से इसका अच्छा तालमेल रहता है और उनका सहयोग भी इसको मिलता है। और कुल मिलाकर इन जातकों का स्वभाव अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेने के प्रति ही रहता है, यानी कैसे भी तीन तिकड़म करके ये अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं। अभी तक हमने आपसे बात की चंद्रमा और नक्षत्रपति के त्रिएकादश संबंध की। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति के चतुर्थ दशम संबंध की। उदाहरण कुंडली में आपको चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिखाई दे रहे होंगे और शुक्र वहीं की वहीं लग्न में है, तो यह हुआ चतुर्थ दशम संबंध। ऐसे जातक कर्मशील स्वभाव के होते हैं और कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। ये धर्म की अपेक्षा कर्म में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं और किसी न किसी प्रकार से इन लोगों का संबंध सरकार से अवश्य जुड़ जाता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो या और कुछ सप्लाई वगैरह के सरकारी धंधे करता हो, सरकार से इसका संबंध अवश्य जुड़ जाता है। सामाजिक संबंधों में इसकी ज्यादा रुचि नहीं होती है और स्वभावतः ही ये यात्रा भ्रमण घूमने फिरने इसमें ज्यादा इच्छुक रहता ही नहीं है। और नाते रिश्तेदारों समाज इनसे भी कटा ही रहेगा, इश्क मुश्क के चक्रों में यह पड़ता नहीं है। किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आ गई हो और उसमें कुछ ऐसा योग बन गया हो कि यह इश्क वगैरह के चक्कर में पड़ जाए या विवाह की उम्र में कुछ ऐसा कर्म कर बैठे, तो अंततः इसको उसका परिणाम दुख रूप में ही भुगतना पड़ता है। ये जातक अपने कार्य व्यवसाय में रत रहते हुए ही आनंद महसूस करते हैं और यही इनके लिए आदर्श स्थिति है। स्वार्जित संपत्ति बनाने में इसकी ज्यादा रुचि नहीं होती और यदि किसी अन्य दशा के प्रभाव में इसने स्वयं के नाम से मकान बना लिया हो तो फिर इसके कर्म में गिरावट शुरू हो जाती है। और ऐसे जातक एक जगह टिक कर बैठने वाला धंधा पसंद करते हैं, ज्यादा घूमने फिरने वाला इस तरह के कोई धंधे इनको पसंद और रास भी नहीं आते हैं।
अभी तक हमने आपसे बात की नक्षत्र स्वामी और चंद्र के बीच चतुर्दशम संबंध की। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी के बीच पंचम नवम संबंध हो तो क्या परिणाम होंगे। उदाहरण कुंडली में आप देख रहे होंगे चंद्रमा पंचम भाव में है और नक्षत्र स्वामी शुक्र लग्न में है, तो यह हुआ पंचम नवम संबंध, यानी चंद्रमा से नक्षत्रपति शुक्र नवम बैठे हैं। ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं, पग पग पर भाग्य इनको साथ देता है और इन जातकों को जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके कामों में और इसकी उन्नति में इसकी मेहनत की बजाय भाग्य का साथ ज्यादा होता है, भाग्य ही इसको आगे बढ़ाता है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह भाग्य की खाता है। धर्म कर्म में भी पूरा रुचिवान होता है, विवेकशील भी होता है और इस जातक को मकान वाहन जैसे सुख भी आराम से मिल जाते हैं। उसके लिए इसको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अगर कोई विपरीत ग्रह दशा आ जाए तो ये उसमें भी संघर्ष नहीं कर पाता है, भगवान भरोसे छोड़कर, भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ जाता है। और जब वो दशा विपरीत दशा व्यतीत हो जाती है तो यह वापस अपनी लाइन पर आ जाता है, भाग्य इसको फिर उठा देता है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे चंद्रमा और नक्षत्रपति के पंचम नवम संबंध के बारे में। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और नक्षत्रपति के षष्ठ व अष्टम संबंध के बारे में। उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे होंगे चंद्रमा छठे भाव में है, नक्षत्रपति शुक्र लग्न में है, तो यह हुआ षष्ठ अष्टम संबंध। चंद्रमा से नक्षत्रपति शुक्र अष्टम बैठे हैं। ऐसा जातक पूरा जिज्ञासु खोजी प्रवृत्ति का होता है, श्रद्धा की इसमें बहुत कमी रहती है। ये किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे हुए बिना मंजूर नहीं करते हैं और स्वभावतः ही पैसे में, परिवार में इनका ज्यादा मोह नहीं रहता है। इस वजह से इनको पैसे का नुकसान भी कभी कभी उठाना पड़ता है और अपने इसी एकांकी स्वभाव के कारण, रूखेपन के कारण परिवार से भी कटा सा रहता है। पर ये जातक वकालत, इंजीनियरिंग, सर्जन और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत नाम कमा जाते हैं, यानी पूरे खोजी मस्तिष्क वाले होते हैं। और प्राय आपको जितने भी साइंटिस्ट मिलेंगे, रिसर्चर मिलेंगे, उनकी कुंडली में यह योग आपको अवश्य मिलेगा। आपको यदि किसी साइंटिस्ट की कुंडली मिले तो उसका जरूर अवलोकन करके देखिए। तो आज हमने आपसे कुछ बातें की चंद्र और नक्षत्र स्वामी के संबंधों के ऊपर, जिसमें हमने आपको प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक के फलों के बारे में बताया। अब आज के चैप्टर को हम यहीं विराम देंगे और अगले चैप्टर में इसके बाकी बचे हुए 6 भावों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।